दोस्तों, एक बार जल्दी से देख लो क्या है फ्लिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोलता है वो? जो मान लो हमारे पास कोई एक जगह पे कोई गैस या लिक्विड है जिनका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं है, तो मैंने कोई एक बहुत छोटा सा पोर्शन काटा ऑफ थिकनेस डेल्टा एक्स। ठीक है, मैंने एक बहुत छोटा सा टुकड़ा काटा ऑफ थिकनेस डेल्टा एक्स। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है ए। ये वाला जो टुकड़ा मैंने काटा हूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड में मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन जो है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो है C1। ठीक है, और इसका राइट हैंड साइड में जो कंसंट्रेशन है वो है C2। तो C1 ग्रेटर देन C2। अच्छा, ये हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हायर कंसंट्रेशन से यहां पर मॉलिक्यूल्स तेजी से आएगा, राइट। तो लोअर कंसंट्रेशन से कम रेट से यहां पर आएगा, तो इफेक्टिवली मैं अगर ध्यान दूं, ऑब्वियसली बात है ये भी देना चाहेगा, लेकिन इफेक्टिवली ये कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण तेजी के रेट से आगे फ्लो करवाएगा। तो इफेक्टिवली मेरा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मेरा फ्लूइड के पार्टिकल्स है उसका फ्लो होने वाला है फ्रॉम C1 साइड टू द C2 साइड, राइट। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो ग्राहम्स लॉ में पढ़े थे वो एक्चुअली होता है इफ्यूजन, लेकिन लोग बेशर्म की तरह उसको डिफ्यूजन का फॉर्मूला लिख देते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना भी पड़ता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बट दैट इज एक्चुअली इफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो असली में ये है, राइट। सुनाओ, फ्लिक क्या बोलता है? जो हमारा मोलर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसको मैं बोल देता हूं dN/dt। जिस रेट से मोल इधर से इधर जा रहा है, तो dN/dt इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन का डिफरेंस। dN/dt is proportional to the cross sectional area A, and dN/dt is inversely proportional to delta x. So इन तीनों को मिलाते हुए मेरे पास आ जाएगा dN/dt is proportional to A into C1 minus C2 upon डेल्टा एक्स। सो हम लिखते हैं dN/dt JA C1 minus C2 अपॉन डेल्टा एक्स। यहां पर J क्या होता है? J इज कॉल्ड फ्लिक्स कांस्टेंट। J इज कॉल्ड द फ्लिक्स कांस्टेंट, जो हमारा गैस पे डिपेंड करता है। एंड बाय द वे इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म है dN/dt JA इंटू dC/dx। अगर बहुत स्मॉल हमारे पास एलिमेंटल टुकड़ा है और उनके बीच में जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है वो अगर हमारा DC है, तो द रेट ऑफ मोलर फ्लो ड्यू टू द डिफ्यूजन, इस तरीके से जो नेट पे फ्लूइड का मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हुए आगे जा रहा है, तो वो रेट हम ये लिख सकते हैं। डिफ्यूजन का सबसे बड़ा एग्जांपल, मैं घर पे कहीं पर भी एक बार एक सेंट मार दूं तो वो सेंट जो है
यहां पर सेंट की कंसंट्रेशन हायर है, यहां पर स्प्रे किया, यहां पर जैसे मैंने स्प्रे किया तो यहां पर कंसंट्रेशन हाई है, दूसरी तरफ लो है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हायर से लोअर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, एंड इन अ रीजनेबल डिस्टेंस, अप टू अ रीजनेबल डिस्टेंस, फैलेगा तो पूरा रूम पे ही, बट हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट अप टू अ रीजनेबल डिस्टेंस हमारा जो सेंट के पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज करते हुए हमारे पास आगे बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थ्योरेटिकली हम खत्म कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसे क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक बार अगर हम थ्योरी कर लिए हैं तो क्वेश्चंस बेहद ही आसान होते हैं। लेट्स सी क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन करने में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेट्स सी। ओके ओके दोस्तों, तो जैसे कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस के बारे में पहले देखते हैं। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैं पहले बोला था। लेट्स सी क्या बोला है। अ पैरेलल बीम ऑफ N2 है जो हमारा 400 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और वो हमारा वॉल के साथ कोलाइड करता है नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो बीम के अंदर जो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखा है 0.9 into 10 to the power 90 पर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दीवार के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो हमें अब कंप्यूट करना है। तो व्हाट इज द सिनेरियो, ध्यान देना। ये मेरा दीवार है, अच्छा, जो पैरेलल बीम ऑफ नाइट्रोजन है वो इस तरीके से आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उस बीम का कोई ना कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक सिलेंडर बनाता हूं, ये वाला एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो है S, और एक सेकेंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, ध्यान दो। मैं अगर यहां पर वेलोसिटी v वाले मॉलिक्यूल्स लेता हूं, ये सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है वही सारे के सारे दीवार के साथ जाके कोलाइड करेगा एक सेकेंड के अंदर। मुझे तो भाई चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही चाहिए, हाँ कि ना, फोर्स निकालने के लिए। तो इसीलिए मैंने एक सेकेंड में जितना मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा मैं केवल उतना ही पार्ट ऑफ सिलेंडर को कंसीडर किया। सारे मॉलिक्यूल्स 400 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये जो हमारा स्पीड है v, एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी v, और ये v जाके दीवार के साथ कोलाइड करेगा। तो मैंने एक s और v वाला सिलेंडर ले लिया। जो मुझे n0 दे रखा है वो दे रखा है इतना, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा n, दैट विल बी इक्वल्स टू n0 vs, राइट। अच्छा, मेरे पास हर एक मॉलिक्यूल जो है उसका मास है m, मान लेता हूं, राइट ना। ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में अगर देखूं, ये मेरा थीटा एंगल से ऐसे कोलाइड करेगा और फिर थीटा एंगल से इस तरीके से मेरा रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो v का अगर मैं दो कंपोनेंट पे तोड़ लिया, हॉराइजेंटल और वर्टिकल, तो जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है वो है v0 cos थीटा, वो v0 cos थीटा प्लस v0 cos थीटा से माइनस v0 cos थीटा में कन्वर्ट हो रहा है। तो m v0 cos थीटा वाज द इनिशियल मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड राइट की तरफ जो मेरा मोमेंटम बन जाएगा वो भी बन जाएगा m v0 cos थीटा। तो डेल्टा p ड्यू टू वन कलीशन कितना आ जाएगा मेरे पास, 2m v0 cos थीटा, और एक सेकेंड में जो कोलाइड करेगा वो है n0 vs, राइट। एक सेकेंड में कोलाइड करेगा, दिस इज नंबर ऑफ कलीशंस इन 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, डेल्टा p बाई डेल्टा t, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स F,
and that will be equals to 2m v naught cos theta into n naught vs, right? And that can be written as 2m n naught v naught, ठीक है, हाँ सॉरी, 2m n naught v square s into cos theta। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स, बट ये वाला फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एस पे लगाएगा, एक्चुअल में नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान देना। ये जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कोलाइड करेंगे, यानी ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मेरा एस है, बट ये मॉलिक्यूल्स जब यहां पर गिरेगा, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बट असली में जब कोलाइड करेगा ये मेरा एस है, बट वो तो हमारा इस डायरेक्शन में कोलाइड नहीं कर रहा है ना, वो तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है। तो ये एंगल दे रखा है मुझे थीटा, कौन सा वाला एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो ये है 90, ये वाला एंगल जो है कौन सा वाला एंगल थीटा आएगा मेरे पास, दूसरा, ध्यान देना, ये इस डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर तो है, ये तो 90 माइनस थीटा है, सो दिस इज अगेन थीटा। तो करस्पॉन्डिंगली जितना एरिया पे ये गिर रहा है वो ऐसे नहीं, वो डेफिनेटली जो एरिया है वो है एस बाई कॉस थीटा, दैट इज नॉट एस। बहुत सारे बुक्स में ये गलत दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में है, बहुत सारे बुक्स में ये गलत दिया हुआ है, उन्होंने सीधा बाई एस मारा है। यार वो एस एरिया पे गिर नहीं रहा है, जब वो गिरेगा तब तो डेफिनेटली ऐसे स्लैंट गिरेगा ना लल्ला, तो स्लैंट गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा मेरा एस अपॉन कॉस थीटा। सो फोर्स इज दिस, सो प्रेशर पी एफ अपॉन एस बाई कॉस थीटा, सो प्रेशर पी वो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको यहां ले आओ, फिर कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, 2m n नॉट v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बाय द वे अब सारे वैल्यूज मुझे मालूम है, m का वैल्यू क्या होगा 28 ग्राम बाई एवोगाड्रोस नंबर, एक मॉलिक्यूल का मास। ये अगर मैं करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली √3 by 2 ATM अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मैंने कैलकुलेट किया था, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये अप्रोक्सीमेटली √3 by 2 ATM आता है। यानी जो गलत सॉल्यूशन वाले बुक्स होते हैं उसमें प्रेशर एक्चुअल में 1 ATM आता है, तो एक मैंने cos 30 का फैक्टर जोड़ दिया, सो इट अप्रोक्सीमेटली √3 by 2 ATM है, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, वही आने वाला है, राइट। तो मेन कॉन्सेप्ट आई होप यहां पर समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने सेकेंड क्वेश्चन जो लिया वो सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली मैंने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए लिया, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा देखो, जो आउटर स्पेस है वहां पर मॉलिक्यूलर डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लो होता है, तो वहां का टेम्परेचर हम नॉर्मल थर्मोमीटर से मेजर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा कम रेट के साथ कोलाइड करेगा, जो कोलाइड करने के कारण, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना कम रेट से कोलाइड करने के कारण थर्मोमीटर में कोई रीडिंग आएगा ही नहीं। थर्मोमीटर के साथ जब तक बॉडी का कांटेक्ट ना हो, तब तक कांटेक्ट नहीं होने पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा, फिर थर्मोमीटर वो टेम्परेचर को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा।
तो वहां पर जो हम टेम्परेचर लिखते हैं 1000 केल्विन पहुंच गया, बट वहां पे अगर मान लो ऐसे स्पेस शूट खोलेंगे तो मर ही जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कोई चीज को रख दिए तो वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है उसका इंटरप्रिटेशन ही काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। वहां पर टेम्परेचर का जो मेन इंटरप्रिटेशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। वहां पे गैस मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी होता है वो √3RT/m के साथ करस्पॉन्ड करते हुए जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग बोलते हैं उस पर्टिकुलर जोन का टेम्परेचर। यानी वहां का टेम्परेचर जो है वो गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग है, उसके काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। समझ में आया? अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? राइट। तो इन अ रीजन इन आउटर स्पेस n0 इक्वल्स टू 100 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर है मेरे पास 3 केल्विन, तो कैलकुलेट द एवरेज प्रेशर। तो अब मैं किस तरीके से निकालूंगा वो एक बार मैं देखता हूं। राइट, व्हाट इज n0? n0 इज नथिंग बट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाई v, ये तो मैं जानता हूं। अच्छा, दूसरी बात, T इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना है? 3 केल्विन दे रखा है। अच्छा, टेम्परेचर अगर मेरे पास 3 केल्विन है तो 3 केल्विन का टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मैं किस तरीके से इसको आगे बढ़ सकता हूं, एक बार उसके बारे में सोचो। ओके, तो दोस्तों लेट्स सी। अच्छा, P में क्या जानता हूं? P में जानता हूं दैट इज इक्वल्स टू 1/3 रो इंटू V RMS स्क्वायर, और n0 जो है वो मेरे पास क्या है? n/v। राइट। अच्छा, मान लो लेट मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल is equals to m0। ठीक है? सो कैपिटल N मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? m इंटू कैपिटल N, और वो है मेरा वॉल्यूम V में। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है मैं डेंसिटी जो लिख सकता हूं that will be equals to m0 into n0। तो प्रेशर इसके करस्पॉन्डिंग जो आ जाएगा मेरे पास 1/3 m0 n0 into V RMS स्क्वायर, that is equals to √3RT/m का होल स्क्वायर। Now, this is the mass of one molecule. This is the molecular weight. तो अगर मैं कैपिटल M को लिख दूं, ये मैं लिख सकता हूं m0 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ऑब्वियस सी बात है। So now m0 is cancelled, 3 is cancelled। तो प्रेशर जो आएगा दैट इज n0 इंटू R by Avogadro number is nothing but K into T। ये मेरे पास प्रेशर आ जाएगा। राइट, सो प्रेशर P is equals to n0। 100 लिख के मत आ जाना, एसआई में करना है। पर सेंटीमीटर क्यूब 100 है। राइट, 1 सेंटीमीटर का तो पर मीटर क्यूब कितना होगा? 1 मीटर मतलब कितना है? 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब मतलब 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 100 है, तो 1 मीटर क्यूब में T इज 3 केल्विन, और ये जो आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
that is equals to 1 by kt, 1.38 into 10 to the power of minus 23 पास्कल आएगा मेरे पास, राइट। सो नाउ इफ वी कंप्यूट कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 8 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1.38 into 10 to the power of minus 15 Pascal, and if we compute, this is equals to 4.14 into 10 to the power of minus 15 Pascal। तो हम देख सकते हैं प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, इसको हम नियरली परफेक्ट वैक्यूम एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आया, राइट? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। मेरे पास 1 मोल ऑफ O2 है 27 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे, तो फाइंड एवरेज नंबर ऑफ collisions पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द कंटेनर वॉल, टेक द मॉलिक्यूल्स मूविंग विद VRMS। कल हम लोगों ने डेरिवेशन के दौरान देखे थे, जो जब हम लोगों ने एक क्यूब ले लिए थे 1 मीटर क्यूब का, हमने क्यूब ले लिए थे 1 मीटर क्यूब का, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे पास, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे दैट वाज इक्वल्स टू N0, राइट? हाँ कि ना? और इसको हम लोगों ने ये बोले थे जो 6 डायरेक्शन में हम इक्वली तोड़ लेंगे, लाइक दिस एंड दिस। तो हर डायरेक्शन में जो हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो हो जाएगा N0 by 6, दैट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ना 1 सेकेंड में कितना टकराना है, 1 सेकेंड में ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल कवर करता है V0 डिस्टेंस, 1 सेकेंड में कवर करता है V0 डिस्टेंस। तो यहां पर बेसिकली V0 लेंथ का एक क्यूबॉइड ले लो 1 मीटर क्यूब के बदले, तो इफेक्टिव नंबर हो जाएगा N0 इंटू VRMS, ठीक है? और उसका 1/6 जो है वो हमारा कोलाइड करेगा और सामने का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 1 है। सो नंबर ऑफ collisions पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, उसको अगर मैं n से रिप्रेजेंट करता हूं, n विल बी सिंपली इक्वल्स टू N0 इंटू VRMS बाई 6, राइट? तो ये मेरे पास n का वैल्यू आ गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N0? अच्छा ध्यान देना, PV इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूं, nRT। N is the number of moles, so P is equals to मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है इंटू RT। N मेरा 1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एवोगैड्रोस नंबर इंटू RT, राइट? अरे हाँ कि ना? अरे बात समझो, वैसे नहीं, ठीक है? देखो N बाई V में क्या लिख सकता हूं, N बाई V में क्या लिख सकता हूं, P बाई RT, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो तो है Na बाई V, हाँ कि ना? वो तो मेरे पास क्या है, Na बाई V, क्योंकि 1 मोल गैस है। तो N बाई V अगर ये है, N तो मेरा 1 है तो इसको 1 लिख दो, 1 बाई V अगर ये है तो Na बाई V का वैल्यू क्या आएगी, Na इंटू P बाई RT। तो जो हमारा N0 होगा
दैट विल बी नथिंग बट P बाई के टी। एन नॉट जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू P बाई के टी। हमने थोड़ी देर पहले किए थे, राइट? तो ये अगर मेरा एन नॉट है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास एन का जो वैल्यू आएगी, एन विल बी सिंपली इक्वल्स टू P बाई के टी इंटू VRMS बाई 6। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब VRMS वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा, अब सिर्फ कैलकुलेशन है, और वो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो बाय द वे VRMS कितना होगा, मैं पूरा नहीं निकालूंगा, √3 RT बाई M 8.314। टेम्परेचर, अच्छा बस मॉलिक्यूलर वेट जब लिखोगे तो वहां पे बहुत ध्यान देना, इसीलिए मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा कर रहा हूं। या लल्ला, मॉलिक्यूलर वेट हमें केजी में पुट करना है, एसआई में चल रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट 32 लिख के बता जाना। मॉलिक्यूलर वेट इसका है 32 इंटू 10⁻³ ठीक है? तो क्या आएगा मेरे पास, ये लगभग 25 है। ठीक है, ये मेरा लगभग 25 है, तो मेरे पास आ जाएगा दिस इज √75 बाई 32 इंटू 10⁵। ठीक है, तो दिस इज 750 इंटू 32 इंटू 10⁴। तो VRMS मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू √750 बाई 32। तो 750 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 to the 64 110। तो लगभग तुम समझ लो 23 पॉइंट समथिंग जो भी है, और यहां पे √23 इंटू 100 होगा, तो लगभग मैं कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 480 केल्विन करीबन, मीटर पर सेकंड करीबन होगा। VRMS आ गया है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, के निकाल रखा हूं, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया है, डन। मेथड समझो, यहां पर इंपॉर्टेंट बात केवल इतना सा ही था, एन नॉट इज सिंपली इक्वल्स टू P बाई के टी। आई होप यहां पे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा गैस के मिक्सचिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं। ओके दोस्तों, तो जरा सीवी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये वाला कंटेनर का मास है m, और ये कंटेनर वेलोसिटी v0 से चल रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास है n मोल्स CO2, n मोल्स CO2। container is suddenly stopped। कंटेनर जो है वो ऑल ऑफ अ सडन मैंने स्टॉप कर दिया। सो कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ CO2। ये एज्यूम करना कंटेनर जो भी है वो अपना सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स पे ही ट्रांसफर करता है। सो बेसिकली ट्रांसफर का मैकेनिज्म क्या है, क्यों ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैं इसको स्टॉप कराऊंगा तो अचानक से इस दीवार के साथ तेजी के साथ हमारे मॉलिक्यूल्स थोड़े से टकराएंगे, जिस कारण पे जो काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, जो अभी तक मॉलिक्यूल्स के पास था, वो अब जैसे ही खत्म हुआ वो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के पास, राइट। मॉलिक्यूल्स का मास को यहां पे हम नेग्लेक्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मास ऑफ द कंटेनर। इसके बोला है जो भाई
हमारा जो CO2 है उसका मोल्स भले दिया हुआ है, लेकिन नेग्लेक्ट द मास ऑफ CO2 इन फ्रंट ऑफ द मास ऑफ द कंटेनर, ये बोला हुआ है। ठीक है, m मान लो मेरे केजीज में है, 2 मोल CO2 भी रख लेंगे, दैट विल बी 88 ग्राम, सो वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो डेल्टा KE का वैल्यू क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv0 स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, दिस हैज गॉन एज थर्मल एनर्जी ऑफ CO2, है कि ना? तो मेरे पास n मोल CO2 है। ओके, सो NCV डेल्टा T, क्योंकि वॉल्यूम तो अंदर का कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ m इंटू V0 स्क्वायर। नाउ CO2 इज ट्राइएटॉमिक linear gas that implies CV जो है it will be equals to 5R/2. So n into 5R/2 into delta T 1/2 m V0 square, 2 gone. So delta T m V0 square by 5 nr. Delta T is equals to 5 m V0 square by 5 nr. I hope this part is understood. Right? Okay. दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 मोल हीलियम, ठीक है, उसका VRMS दे रखा है तुम्हारा 1000 मीटर पर सेकेंड, और 4 मोल O2 इसका VRMS दे रखा है 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मिक्स्ड इन अ कंटेनर, कैलकुलेट VRMS of both when equilibrium is attained। जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो उस टाइम पे दोनों का इंडिविजुअल VRMS निकालो। इसे कैलकुलेशन बहुत ही टीडियस है, मैं पूरा करूंगा नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, मेन फंडा वो है। ओके, सो 1 मोल हीलियम है, तो हीलियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर हीलियम VRMS कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी इक्वल्स टू √3RT बाई मॉलिक्यूलर वेट। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4 ग्राम। हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 4 ग्राम। सो 1000 यानी 10 to the power 3 is equals to √3 into 8.314, ठीक है, into T 4 into 10 to the power of -3, ये मेरे पास आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो ये लगभग मेरे पास 25 है।
तो 25t बाई 4 into 10 to the power of -3 is equals to 10 to the power 6. Agreed? तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो 25t is equals to 4 into 10 to the power 3. तो इसको T1 बोल दो, चलो ऑक्सीजन का T2 बोलूंगा, तो T1 हो जाएगा मेरे पास 4 into 10 to the power 3 by 25. तो दिस इज 40 into 100. दिस इज इक्वल्स टू 160 केल्विन, जो हमारा हीलियम का टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 160 केल्विन. एंड नाउ व्हाट विल बी फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए क्या लिख सकता हूं? फॉर O2 बाकी सब तो सेम रहेगा, बस यहां पर 4 की जगह पर क्या आ जाएगा? 32. 4 की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 32. बाकी सब तो एज इट इज रहेगा. तो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका जो T2 आएगा दैट विल बी सिंपली 32 into 10 to the power 3 by 25. So it will be 1280 केल्विन. ये ऑक्सीजन का है और ये मेरे पास क्या है? ये हमारा ऑक्सीजन का है, ये हमारा हीलियम का टेम्परेचर है. राइट. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है आपस में हीट ट्रांसफर होगा. लेकिन कंटेनर के अंदर डाल दिया हूं तो वॉल्यूम तो मेरा फिक्स हो गया है, तो जो भी हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर will occur at constant volume. So delta U of helium जितने से डाउन होगा, डेल्टा U of O2 जितने से अप होगा, डेल्टा U of O2 उतने से ही डाउन होना चाहिए. जो भी एनर्जी है वो तो इंटरनल एनर्जी ही है. तो फाइनल टेम्परेचर को अगर मैं T मानता हूं, सो ए हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1. CV, हीलियम का CV कितना होगा? 3R/2. डेल्टा T माइनस 160, दैट विल बी, ऑक्सीजन है 4 इंटू 5R/2 इंटू 1280 माइनस T. मेरे पास ये आ जाएगा. राइट. तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3T minus 480 is equals to 20 into 1280 minus 20T. So simply 23T 25600 plus 480, that is 26080. ये मेरे पास आ जाएगा. तो टेम्परेचर T जो फाइनल बनेगा वो मेरे पास कितना बन जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 26080 डिवाइडेड बाई 23. जो भी आएगा भाड़ में जाए, मैं इसको आगे कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं. इतना केल्विन, और इस केल्विन के करस्पॉन्डिंग दोनों का इंडिविजुअल VRMS निकाल लो. फाइनल टेम्परेचर आ गया है, सिंपली उसके फॉर्मूले में पुट करना है. कैलकुलेशन यहां पे बहुत ही टीडियस बनेगा. ऑब्वियसली बात है, ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं. फाइनल वैल्यूज में करना क्या है समझ में आ गया होगा. पहले दोनों का VRMS के सारे इंडिविजुअल टेम्परेचर निकालो, और क्योंकि मेरा कंटेनर जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम का है, जो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा वो हमारा डेफिनेटली इंटरनली ही ट्रांसफर होने वाला है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में, और कहीं पर डेफिनेट सी बात है नहीं जाने वाला है.
सो N1 CV1 डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल्स टू N2 CV2 डेल्टा टी। वहां से मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया। अब फाइनल टेम्परेचर आने के बाद दोनों का इंडिविजुअल VRMS हम कंप्यूट कर लेंगे। सो ऐसा ही क्वेश्चन देख लो, मेरे पास दो कंटेनर है, ये एक बहुत ही छोटे ट्यूब के सारे जुड़ा हुआ है। ये लेफ्ट वाले के अंदर जो हमारा गैस है दैट गैस इज O2 और यहां पर जो है दैट गैस इज SO2। ठीक है, रिएक्शन कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। एंड नाउ यहां पर O2 का प्रेशर है P0, वॉल्यूम है 2V0, टेम्परेचर है T0 और यहां पर जो इसका प्रेशर है वो है P0, वॉल्यूम है V0, टेम्परेचर जो है वो 2T0। सो सवाल ये पूछा गया है, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ओके, चलो O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? अच्छा, पहली बात ये देख के लग सकता है जैसे गैस फ्लो ही क्यों करेगा, प्रेशर तो दोनों तरफ सेम है, करेगा क्यों? सुनो, ऑब्वियसली बात है दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं है। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली जो है हीट ट्रांसफर होगा और जैसे ही हीट ट्रांसफर होगा टेम्परेचर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट से बदलेगा और जैसे ही टेम्परेचर बदलेगा मेरा प्रेशर भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और गैस फ्लो मेरा चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इनको थर्मल इक्विलिब्रियम पे लाना है और थर्मल इक्विलिब्रियम पे लाने के बाद देखेंगे प्रेशर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो हमारा कितना होने वाला है। सो लेट्स सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2P0 V0 by RT0 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 मेरे पास आ जाएगा P0 V0 by 2RT0। पहली बात तो ये है, ठीक है, इसको N1 नाम दे दो, इसका नाम है दे दो N2। ऑक्सीजन का जो CV1 है दैट विल बी इक्वल्स टू 5R/2 डायटोमिक है और SO2 जो है वो है ट्राई एटोमिक नॉन लीनियर, तो इसका जो है CV2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3R, राइट। अब मान लो फाइनल टेम्परेचर है T, तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन का जितने से मेरा बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी उतना ही इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा डेफिनेटली SO2 का, राइट। सो इफ वी सी जो लेट T बी द फाइनल टेम्परेचर, सो N1 2P0 V0 by RT0 into CV1 into T minus T0 is equals to N2 यानी P0 V0 by 2RT0 into 3R into 2T0 minus T। ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी, ठीक है। तो क्या आएगा, P0 V0 गॉन, RT0 गॉन, इसको 2 को इधर ले जाओ, RR काट दो, 2 को इधर ले जाओ तो 10 हो जाएगा, तो 10T माइनस 10T0 इज इक्वल्स टू 6T0 माइनस 3T, तो T आ जाएगा मेरे पास 16T0 by 13। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर है, दोनों गैस का है, राइट।
तो अगर फाइनल टेम्परेचर मेरे पास T है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, दोनों गैस जब साथ में मिक्स हो जाएगा तो इफेक्टिवली दोनों कंटेनर मेरा एक कंटेनर की तरह बिहेव करेगा। बीच का पाइप का वॉल्यूम ऑब्वियसली नेग्लेक्ट करूंगा। फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू 3V0। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं P इंटू 3V0 बाई R इंटू 16T0 बाई 13, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। एक बार आइडियल गैस बन गया है तो डजंट मैटर, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में फर्क नहीं पड़ता है O2 है या SO2 है। तो P इज द फाइनल प्रेशर, 3V0 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड 16T0 by 13 is the final temperature that will be equals to दोनों का मोल्स का एडिशन, that is P0 V0 by RT0 2 plus half, right? So V0 V0 cancel, R cancel, T0 cancel. तो P into 39 by 16 is equals to 5 P0 by 2. So 2 और 16 काट दो, so P will be equals to 40 P0 by 39. P will be equals to 40 P0 by 39. तो ये जो क्वेश्चंस थे वो हमारे सीवी के रिगार्डिंग थे, और अब हम लोग प्रॉपर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाला पार्ट है, जहां पे मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो हमारा सिग्मा के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वैसे एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं। बस दोस्तों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में मेन हमेशा थ्योरी है। अगर थ्योरी तुम्हें पूरी तरीके से आती है तो क्वेश्चंस हम काफी ज्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो यहां पे हम लोग बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग ये एक मास्टर क्वेश्चन जैसा है। ये वाला क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे सॉरी, तो इन दैट केस इस प्रोफाइल का हर क्वेश्चन कहीं भी हद तक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है, इसको एक बार पढ़ो, एक बार नोट डाउन करो यहां पर पॉज करके, और फिर हम लोग यहां पर बातचीत करना चालू करते हैं। एक बार यहां पे लेकिन पॉज करके नोट डाउन कर लो, राइट? ओके, लेट्स सी। हमें यहां पर मास दे रखा है, वॉल्यूम्स दे रखे हैं, Z1 दे रखा है, यानी जो एक एक मॉलिक्यूल का कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड T दे रखा है, ये अलग अलग चीज दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पर एक बार के लिए पूरा एनालाइज तो कर डालता हूं, राइट? अच्छा, पहला, फॉर H2 गैस जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा N, वो कितना हो जाएगा मेरे पास? ध्यान देना, ये 64 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 है, वो है मेरे पास 32, राइट? सो P ऑफ H2 मेरे पास आ जाएगा, वॉल्यूम मुझे मालूम है, टेम्परेचर मुझे मालूम है, तो PV इक्वल्स टू nRT लगाते हुए प्रेशर मेरे पास आ जाएगा 32R इंटू 200 बाई वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू 2 लीटर, राइट? ये मेरे पास आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3200 R ATM। ये मेरा हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आ जाएगा। चलो बढ़िया। फॉर CH4 क्या आएगा? N ऑफ CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो कितना हो जाएगा? N ऑफ CH4 4 है, तो प्रेशर ऑफ CH4 मेरे पास आ जाएगा 4R इंटू T 400
by the volume of container that is equals to 1, so it will come out to be 1600 R ATM, right? Or for SO2 gas, SO2 का molecular weight है 64, N of CH4 मेरे पास आ गया है कितना 2, तो P of SO2 आ जाएगा 2R, temperature is 1600 and volume is equals to 2, 1600 R ATM। तो मैंने तीनों गैस का प्रेशर्स वगैरह निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, एन स्टार क्या होता है मेरे पास, मैं जानता हूं। एन स्टार क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम that is equals to number of moles into Avogadro number by V, and N by V क्या आ जाएगा, P by RT, so N star I know comes out to be P by KT। ठीक है, चलो एक एक करके चालू करते हैं। नाउ सबसे पहले UMPH2, UMPCH4, UMPSO2, पहला पार्ट क्या होगा, दैट रेशियो विल बी अंडर रूट 2RT1 बाई M1, यानी हाइड्रोजन को मैंने 1 गैस मान ले रहा हूं, इज टू 2RRT2 बाई M2 अंडर रूट 2RT3 बाई M3, राइट। सो ये सब तो काट दो, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट का यहां पे यूनिट मैटर नहीं करता क्योंकि वो यूनिट एनी ऑफ सब जगह पे कटेगा, तो सीधा ग्राम में पुट करो, कोई नहीं देख रहा है। 200 बाई 2 इस टू 400 बाई 16, ठीक है, 400 केल्विन बाई 16 25, और 1600 बाई 64, ठीक है, तो 1600 बाई 64 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये भी 25 आ जाएगा, ठीक है। So if we see रूट 25 से डिवाइड कर दो, इट विल बी सिंपली 2:1:1, तो ये वाला जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1:1। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अच्छा ध्यान दो, लैम्डा 1:λ 2:λ3। अच्छा, अक्सर एक गलती होती है, लैम्डा इज 1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्टार, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, बट उसके चलते मेन जो गलती होती है, ध्यान दो, लैम्डा 1:λ 2:λ3 इज इक्वल्स टू 1 बाई n1 स्टार इज टू 1 बाई n2 स्टार इज टू 1 बाई n3 स्टार हम लिख देते हैं। ध्यान देना वो गलत है, क्योंकि वहां पे एक सिग्मा स्क्वायर का भी टर्म है, अलग अलग गैस के लिए सिग्मा जो है वो हमारा डिफरेंट है, अलग अलग गैस के लिए जो हमारा सिग्मा है वो डेफिनेटली हमारा डिफरेंट है, तो मैं उस रास्ते से अप्रोच नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना, अल्टीमेटली यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज V1 बाई Z1, V2 बाई Z2, V3 बाई Z3, हाँ कि ना, यहां पे V1 V2 V3 उसके एवरेज वेलोसिटीज है, राइट, ये लिख सकता हूं। सो
नाउ दिस इज V1 इज टू V2 इज टू V3, वो तो मैं जानता हूं 2:1 इज टू 1, लेकिन इंटू 1/Z1 भी है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं 2/Z1 रेशियो है, तो सीधा नंबर्स लिखो, डजेंट मैटर कितना है, इज टू 1 कितना है 10⁻17 इज टू 1 कितना है 5 × 10⁻17। समझ में आया? देखो मोस्ट प्रोबेबल का जो रेशियो होगा एवरेज का भी वही रेशियो होगा, वहां पे तो केवल कांस्टेंट से डिफर करता है, कांस्टेंट से चाहे कुछ भी हो रेशियो में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है लल्ला। सो इस तरीके से अगर हम अप्रोच करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा 1/n* अगर हम लोगों ने मार दिए तो पक्के से गलत तो होने वाला है ही है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। द रीजन बीइंग सबका सिग्मा अलग अलग है, गैस का साइज बहुत डिफरेंट है, और वो सिग्मा निकालने में हमारे जान निकल जाएगी, राइट? तो 10⁻17 से पूरा अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2/10, 1/1, 1/5, ठीक है? तो ये भी मेरे पास हो जाएगा 1/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1:5:1, ये आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, तीसरा क्या बोला है मेरे पास Z11, Z11 is of first, Z11 of second, Z11 of third। ये रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूं? बहुत सिंपल बात, Z11 into N1*, Z12 into N2*, Z13 into N3*, बाई 2 भाड़ में जाए, वो तो कटेगा, राइट? और N1* में अगर मैं रेशियो देखने जाऊं P1/T1, P2/T2, P3/T3, ये लिख सकता हूं, राइट? 10⁻18 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 3200R by T1, that is 200, 10⁻17 इंटू P2 कितना आ जाएगा मेरे पास 1600R बाई ये वाला टेम्परेचर कितना है 400 इज टू 5 इंटू 10⁻17। P3 कितना आ गया है मेरे पास 1600R और T3 मेरे पास कितना है 1600, राइट? सो सॉरी ये 18 है, चलो जो काट रहा है काटते हैं, ये सब काटो, ये 2 आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 गॉन, ठीक है? यहां पे 2 गॉन, राइट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा मेरे पास इसमें, ये तो पूरा गया, तो ये तो मेरे पास शुद्ध आ गया 10⁻18, ये मेरे पास क्या आ गया 10⁻17/4, और ये मेरे पास क्या आ गया 5/16 इंटू 10⁻17, और ये आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 10⁻17। खत्म करते हैं भाई 10⁻17, खट 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 16 से मल्टीप्लाई मार दो 160:4:5, दैट इज माई Z11 का रेशियो। और थर्ड पार्ट में बोला है जो टोटल बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन, ये क्या है बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो टोटल बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन इन ईच कंटेनर, ऑब्वियसली बात है
ये भी पर यूनिट टाइम ही है, वो तो टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये रेशियो है तो फोर्थ वाले पार्ट में जो रेशियो होगा वो सिंपली क्या आएगा, 160 इंटू 2, 160 इंटू इसका वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम 160 है तो 2 लीटर के लिए 160 इंटू 2, 4 इंटू इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इस टू 5 इंटू इसका वॉल्यूम 2 लीटर है, तो दैट इज 160 इज टू 8 इज टू 10। 2 से पूरा डिवाइड मार दो, सॉरी इट्स 4, 2 से पूरा डिवाइड मार दो, 80 is to 2 is to 5. That's a ratio. समझ में आया है? I hope this part is perfectly understood. Right? तो चलो अब आखिरी क्वेश्चन देखेंगे और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल हम लोगों ने देखे थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन dn by n, that is 4 pi m by 2 pi rt to the power 3 by 2 into e to the power minus mu square by 2 rt into u square into du. अब हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है इन दिस गिवन रेंज ump प्लस माइनस m इंटू f इंटू ump। तो जो मेरा du की तरह काम करेगा वो मेरा काम करेगा बेसिकली f इंटू ump। f मेरा एक बहुत स्मॉल नंबर है दैट इज टेंडिंग टू 0, 0.0000001 मान लो, ठीक है। वैसे सच बात यह है रीजनेबल लेवल पे 0.01 तक हम काम चला लेते हैं। रीजनेबल लेवल पे जो ये वाला वैल्यू होना चाहिए f इंटू यूएमपी, वो यूएमपी का 1% के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अरे बाय द वे हम केवल प्लस के लिए निकालेंगे और उस आंसर को इंटू 2 करना मत भूलना। लगभग लेफ्ट राइट सिमेट्री होता है कोई भी पॉइंट के अबाउट, ग्राफ में बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, तो सिंपली इंटू 2 करना मत भूलना, राइट। ये प्लस माइनस पूछा है। सो du मेरे पास क्या आ जाएगा, f इंटू अंडर रूट 2 RT बाई m, और UMP कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 RT बाई m। तो अब अगर मैं इसको यहां पर पुट करूं तो जो फ्रैक्शन आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि प्लस माइनस के बीच में बोला है 4 पाई m बाई 2 पाई RT टू द पावर 3 बाई 2। अच्छा u की जगह पे क्यों क्या पुट करूंगा, UMP, तो u स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 RT बाई m, तो m बाई 2 RT इंटू 2 RT बाई m कट, तो सीधा यहां पर आ जाएगा 1 बाई e, u स्क्वायर दैट इज 2 RT बाई m इंटू f इंटू अंडर रूट 2 RT बाई m। ध्यान देना, तो ये जो फ्रैक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन e, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन e इंटू m बाई 2 RT टू द पावर 3 बाई 2 1 बाई पाई रूट पाई, यानी पाई टू द पावर 3 बाई 2 आएगा तो पाई रूट पाई लिख सकता हूं, इंटू f इंटू 2 RT बाई m टू द पावर 3 बाई 2। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। तो जो फ्रैक्शन आएगा मेरे पास, पाई पाई काट दो, 8 बाई e रूट पाई इंटू f, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, राइट। एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, चाहे SO2 का हो चाहे O2 का हो,
दोनों का सेम होगा, या O2 का 200 केल्विन पे हो या 300 केल्विन पे हो तो भी सेम होगा। तो नॉट ओनली यू मोस्ट प्रोबेबल होना जरूरी था, URMS का भी URMS प्लस FURMS उसका भी सेम होगा, राइट। U एवरेज के लिए भी सेम होगा। कुल मिला के कोई एक गैस का प्लस माइनस में उस गैस का वो वेलोसिटी इनटू ए गिवन फ्रैक्शन के बीच में जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। सो आई एम राइटिंग इट डाउन, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ gas and temperature of the gas। ओके दोस्तों, तो आई होप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस समझ में आया होगा। जितने भी प्रोफाइल से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे यहां पर डिस्कस कर चुका हूं। थ्योरी पे हमारा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल अगर रहे, क्वेश्चंस इसका जनरली काफी आसान होता है। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पर थ्योरी फॉर्मूला सब कुछ हमें हर हाल पे याद होना चाहिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।